गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम RSCIT के आने वाले 21 जनवरी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको RSCIT के क्वेश्चन में मिलने की पूरी संभावना शो करता है। उसके अलावा हमने 4 साल के जितने भी डेटा हैं उन पेपरों को विश्लेषण करके ये वीडियो बनाया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो के साथ में हमारे साथ बने रहें और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको PDF के द्वारा हमारे वीडियो के लिंक में शो कर देंगे, जिसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रीडिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ में हम इन्हीं जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर यूनिट के, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नीचे हमने वीडियो का लिंक भी दे रखा है, जिसमें आप वीडियो को देख भी सकते हैं। हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यूनिट में आपके RSCIT में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जिसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर क्या है। तो ये आपको सबको पता होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, हम गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आ सकता है कि इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके अलावा हम गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है 4 भागों में। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 भाग होते हैं। इसके अलावा कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सुपर कंप्यूटर के नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि भारत का, अमेरिका का और जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, और IBM सिक्वा जो है वो जापान अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, और फ्यूज इट सू के कंप्यूटर जो हैं वो जापान का सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का IQ लेवल कितना होता है, तो स्पेशल ये ध्यान रखें आप सभी कि ये जो कंप्यूटर का IQ लेवल का जो क्वेश्चन है, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता रहता है। तो आपको याद रखना है इसका IQ जो लेवल होता है कंप्यूटर का वो 0 ही होता है। तो जो इसके सामने बैठने वाले यूज़र हैं उसका IQ लेवल ज़्यादा होना चाहिए, अपना कंप्यूटर की तो IQ लेवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको स्पेशल याद रखना है कि कंप्यूटर का जो IQ लेवल है वो 0 होता है। इसके अलावा आपको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कंप्यूटर की सिस्टम की एक सीमा क्या है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर की सीमा एक बुद्धि का अभाव होती है। कंप्यूटर में बुद्धि होती ही नहीं है, बस स्टोरेज प्रोग्राम होता है, जो भी आप डेटा डालते हो तो वो स्टोर करता है कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के प्रकार पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर के एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, जो आपको फर्स्ट पेज के डायग्राम के द्वारा शो किया गया है RSCIT के द्वारा। कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता व प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के बारे में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। तो कोशिश करेगी, इसमें देखो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ही सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। उसके बाद में 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कब और कहाँ बनाया गया था। तो इसका आपको याद रखना है, पहला सुपर जो कंप्यूटर बनाया गया है वो अमेरिका की नासा एजेंसी में रॉकेट लॉन्च करने के लिए 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 था। तो आपको स्पेशली ये याद रखना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, तो ये आपको RSCIT के अलावा भी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम आएंगे, इसके अलावा कांस्टेबल में भी आते जाएंगे। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सरकारी संस्थाओं में भी काम आता है, बड़ी व्यावसायिक फर्म में काम आता है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको स्पेशली याद रखना, आप भी किसी से अगर इंट्रो लेना चाहते हो, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, ये क्वेश्चन हर किसी से पूछे कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको स्पेशल याद रखना है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप सभी जानते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल करता है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे तेज़ कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर है, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने ये वीडियो डाली हुई है, देखो इसमें हम आपको लिंक दे रखी है,
तो आप जैसे कि फर्स्ट यूनिट की वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करो, तो आपको यूट्यूब के द्वारा आपको वीडियो डायरेक्ट आपको वहाँ पर कनेक्ट कर दी जाएगी, और जिसमें आप वीडियो देख के इस यूनिट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि आपने कभी RCET की क्लासें ली नहीं तो आपको वहाँ पर आपको इसकी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, जिसमें हमने आपको वीडियो के द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कोशिश करें कि एक बार आप वीडियो भी देख लें अगर प्रॉब्लम आए तो आपको। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड जो यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही सेकंड यूनिट से पूछे जाते हैं RCET में। तो कोशिश करें कि आप सेकंड यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, जिसमें आपको जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट में, जिसमें आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी आती है। इसके अलावा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले देखो आपको पूछा गया है कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक को किस की के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों बटन आपके कीबोर्ड में होते हैं, जिसमें कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, आप इनको टॉगल की के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि जो ये लॉक लिखा हुआ है इन बटनों पे देखो लॉक, ये लॉक वर्ड आपको बताता है कि इन बटनों को आप कीबोर्ड में ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। ये कैप्स लॉक जब ऑन होता है तो आप कैपिटल लेटर में लिखते हो, और ऑफ होता है तो आप स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर सकते हो। नंबर लॉक जब ऑन होता है तो आप ये डायल की यूज कर सकते हो 0 to 9 वाला, और अगर ये ऑफ होगा तो ये आप इन की को यूज़ नहीं कर सकते। स्क्रॉल की जो है आपको माउस का स्क्रॉल ऑन और ऑफ करने की मदद करता है, ठीक है। तो ये बटन हो गए अपने। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड यूनिट में सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है आपका कि ये कॉम्बिनेशन की कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन की ये भी कीबोर्ड में पाए जाते हैं, जो कंट्रोल और अल्टर की होता है। कॉम्बिनेशन की का मतलब होता है वो की जिसको आप शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो स्पेशल आपको कॉम्बिनेशन की के बारे में भी याद रखना है। फिर आप जानते हो माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इसके नीचे लाइट ब्लिंक करती रहती है इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और दूसरी बात, ये माउस जो मैं यूज कर रहा हूँ ये किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकता है, यानी उसे डिनोट कर सकता है, ठीक है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक गेम खेलने का डिवाइस होता है जिससे आप गेम ऑपरेट कर सकते हो। मिडी क्या है, मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। आप कई बार प्रोग्राम में गए होंगे जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा वाले इस मिडी को यूज़ करते हुए नज़र आएंगे आपको। जिस प्रकार ढोल बजाते हैं उसी प्रकार दो लकड़ियों से लेके इसी भी मिडी डिवाइस को यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। फिर आता है MICR कोड, इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहते हैं। MICR बैंकों में काम में आता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल सिग्नेचर की पहचान करने में किया जाता है। OMR क्या होता है, ये OMR के बारे में आपको RCET में क्वेश्चन मिलेगा। इसमें OMR में आपको याद रखना है, OMR जो सीट होती है ये इसको जो रीडिंग करता है उसका नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है OCR, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल मार्क OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। इसका काम होता है कि कैरेक्टर को पहचान करता है, यानी सिग्नेचर की पहचान करता है ये अपने चेक पर। BCR क्या होता है, बारकोड रीडर होता है जो बारकोड लाइनों को रीडिंग करता है। CRT जो होता है ये पुराने वाले जो कंप्यूटर चलते थे टीवी जैसे दिखाई देते हैं, इससे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। LCD आप जानते हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। LED लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रैम बनती है जिसके बारे में पूछा जाता है, जो आपको याद रखनी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। DRAM डायनेमिक रैम के नाम से जानते हैं, और SRAM को स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। DRAM और SRAM ये दोनों रैम की शॉर्ट फॉर्म रैम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में रोम के बारे में बात करते हैं। तो रोम में सबसे पहले P होता है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानता है। फिर इसके बाद में EPROM होता है जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके बाद में जो आ रहा है EEPROM, इसे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। फिर आपको देखो नेक्स्ट है CD, ये आता तो नहीं है लेकिन नॉर्मली आपको याद रखना है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से, और DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जाने जाती है। WORM राइट वंस रीड मैनी होती है इसकी फुल फॉर्म। फिर इसके बाद में जो है वो आ रहा है आपके पास, इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था राइट वंस रीड मैनी का, जिसे WORM कहते हैं। इसके अलावा
पर इंच होता है DPI SHI की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये तो हुआ है शॉर्ट फॉर्म। अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं। 24 में आ चुके हैं। SHI की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा प्रिंटर एक पेज पर इमेज का निर्माण करता है, वो कौन सा प्रिंटर है? तो याद रखना कि छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा प्रिंटर एक इमेज का निर्माण कर रहा है, तो वो होता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये कलर प्रिंटर होता है। इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली आकृतियाँ, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? ये प्लॉटर होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बैनर बने हुए होते हैं, ठीक है, दुकानों के बाहर लगे हुए आपने देखे होंगे, ये सभी प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट आउट दिए जाते हैं। फिर कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में वे कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है? तो आपको याद रखना है, जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है समय के साथ में, उसे DRAM के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना इम्पोर्टेंट, वे कौन सी मेमोरी है जो विद्युतीय प्रभाव द्वारा डेटा को मिटाने वे स्थायी प्रकार के मेमोरी होती है? तो आपको याद रखना है, इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड में डेटा होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही मिटाया जाता है, इसलिए इसे विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने वे एवं प्रोग्राम करने योग्य स्थायी प्रकार की मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क की हाई स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 650 टू 750 तक होती है, 700 तक होती है, 650 टू 700 MB तक होती है। इसके अलावा जो DVD की जो होती है वो 4.7 से 8.5 GB तक होती है, और इसके अलावा ब्लू-रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 50 से 500 GB तक होती है। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको याद रखना आपको, बाइनरी भाषा। कच्चे असंसाधित तथ्य जैसे पाठ, संख्या, इमेज, ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? वो डेटा होता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 में। एक विशेष प्रकार का स्कैनर जो पेंसिल या पेन द्वारा बनाए गए निशानों को रीडिंग करता है एक पूर्व निर्धारित पहचान करने के लिए, तो वो होता है OMR शीट। और ये क्वेश्चन आपको शायद RACIT में मिल सकता है 31 वाले पे एग्जाम में। स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी किस इकाई में मापी जाती है? तो स्पेशल याद रखना है डॉट पिच पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों क्वेश्चन ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी जो मापी जाती है वो डॉट पिच से मापी जाती है। डिजिटल प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस इकाई में मापी जाती है? डॉट पर इंच से। सूखी स्याही का उपयोग किस प्रिंटर द्वारा किया जाता है? लेजर प्रिंटर के द्वारा। और प्रिंटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? पेजेस पर मिनट में। ये जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ से 33 से, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। कैश मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। वह कौन सी मेमोरी है जो लाइट के चले जाने के बाद डेटा को खो देती है? वो प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को किस प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनी होती है? वो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एक अर्ध धातु है जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये न तो चालक है न कुचालक है, केवल अर्धचालक होता है। तो इसी सिलिकॉन से मिलकर मेमोरी बनती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपको याद रखना है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है जो लाइट के चले जाने के बाद में अपने डेटा को खो देती है। तो कोशिश करें कि आप जब भी कंप्यूटर पर काम करो तो अपने डेटा को भी। अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो यूनिट 3 है, नाउ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को जाने। इस यूनिट में आपको समथिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 4 साल के पेपरों से टटोल के आपको दे दिए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो स्पेशल याद रखना कि जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सभी प्रोग्राम ही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर को शुरू व रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग के नाम से जानते हैं। बूटिंग भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कोल्ड बूटिंग। क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो कोल्ड बूटिंग होती है वो पावरलेस मोड पे स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर कभी कभार अपन जब ऑन करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, तो उसमें कई कंप्यूटर हैं जिसके बटन ऑन करने पर वो डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं, जिसमें अपन जाके डायरेक्ट पासवर्ड डाल देते हैं। लेकिन कई बार कंप्यूटरों को अपन जब ऑन करते हैं तो उसमें F1
या F2 आपसे पूछा जाता है या कुछ कॉम्बिनेशन की का यूज मांगा जाता है तो वो होता है वार्म बूटिंग। तो नॉर्मली आप समझ गए होंगे, कोल्ड बूटिंग उसे कहते हैं जो पावरलेस मोड पे स्टार्ट होती है, और वार्म बूटिंग जो होती है कॉम्बिनेशन की के साथ में या मेन्यू के बटन के साथ में स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है। यूजर इंटरफेस स्क्रीन के नीचे बॉटम पर एक बार होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार देखें। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे बॉटम पर एक बार होती है, उसे किस बार के नाम से जानते हैं? वो है टास्क बार। ये जो आपको बार दिख रही है, ठीक है, ये सभी टास्क बार है। ठीक है, ये पूरा टास्क बार है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। तो जो विंडो 8 था और विंडो 8.1 वर्जन था, इसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं था। स्टार्ट मेन्यू का मतलब ये होता है जिसमें आप विंडो बटन दबाते ही इसके विंडो के फंक्शंस ओपन हो जाते हैं, ये वाला स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, कोर्टाना क्या है? तो आपको याद रखना है, कोर्टाना एक सर्च बॉक्स यूटिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आपको RSAT में मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप स्पेशली याद रखना, कोर्टाना सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला एक यूटिलिटी फंक्शन होता है। आप एक फाइल और फोल्डर का नाम कैसे बदल सकते हैं? यानी आप सपोज करो कि आपको एक फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो आप उस पर क्लिक करके F2 बटन यूज करके उसका नाम और फोल्डर की नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्निपिंग टूल क्या होता है? स्निपिंग टूल देखो, मोबाइल में जब अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको नॉर्मली आप बटन का यूज़ करते हुए या फंक्शंस का यूज़ करते हुए आप कर लेते हो, लेकिन मोबाइल में कंप्यूटर में कई बार आपको तकलीफ होती है कि किस प्रकार आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्पेशल याद रखें कि कंप्यूटर में आपको इसका शॉट लेने के लिए आपको स्निपिंग टूल होता है। तो वो स्निपिंग टूल आपको याद करना है। देखो, ये स्निपिंग टूल होता है, इस प्रकार की उसकी आइकन होता है, ये आप यूज़ करके उसकी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन पिक्चर्स ले सकते हो। इसकी भी वीडियो हमने बनाई है, इस यूनिट की आप वीडियो देख सकते हो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो 4th यूनिट है। अब 4th यूनिट में आपको इसमें भी नॉर्मल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको ठीक ठाक है। इसमें भी आपके समथिंग 20 के नियर बाई क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। जो आपका यूनिट है यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अपन इंटरनेट का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें इंटरनेट के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी इसी यूनिट से होगा। अब पहला है इंटरनेट क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे होता है, क्योंकि इंटरनेट पर आप एक साथ खूब सारी वेबसाइटों को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसे सुपर हाईवे का नाम देते हैं। इसके अलावा डायल अप कनेक्शन क्या है? तो याद रखना, डायल अप कनेक्शन जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि BSNL का कनेक्शन होता था, तो उसमें हम लाइन के द्वारा जैसे डिश लेते थे ना अपन पुराना, वो उसी प्रकार एक आपको तार आपके वायर के द्वारा आपको कनेक्शन मिलता था, वो डायल अप कनेक्शन मिलता है। और उसकी इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती थी। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी जो आपके पास जो भी आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, यह हाई स्पीड कनेक्शन होता है। ठीक है, इंट्रानेट क्या है? तो आपको याद रखना है, इंट्रानेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल उन्हीं संगठनों के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। ठीक है, जिसमें कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, वो इंटरनेट है। केवल उसी के जैसे कोई कंपनी है, उसी का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क केवल वही कंपनी वाले यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकती है। टॉप लेवल डोमेन क्या है? इन जो टॉप लेवल डोमेन आपको जो टेबल के द्वारा शो कर रखी है, इनमें से आपको कोई ना कोई टॉप लेवल डोमेन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, तो कोशिश करें एक बार देख लें। जो .com है वो कॉमर्शियल के लिए है। जो बिजनेस की जितनी वेबसाइटें बनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके ट्विटर, ये सभी इस कॉमर्शियल वेबसाइट में आ जाती हैं, इसमें .com लगता है। और edu हैं जो एजुकेशन की वेबसाइटों के पीछे लगता है, टॉप लेवल डोमेन। और GOV जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वेबसाइट हैं उनके यूज़ किया जाता है। .net जो है नेटवर्किंग वेबसाइटों के लिए यूज़ होता है। .org जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, .org किस प्रकार की वेबसाइटों के लिए यूज किया जाता है? तो आपको स्पेशल याद रखना है, .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइटों के लिए यूज किया जाता है। जो नॉन प्रॉफिट या मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसको आप NGO के नाम से जानते हो, उनके पीछे .org लगता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, URL क्या है? तो URL जितनी भी वेबसाइट आप देखते हो, उन वेबसाइट का जो पूरा पाथ होता है उसको URL के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आई थी पिछली बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम आपको एक जैसे URL दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो फर्स्ट जो आता है उसके HTTP होता है, वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिससे
प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। www जो होता है उसे सब डोमेन के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। गूगल जो है वो डोमेन का नाम है, और .com है टॉप लेवल डोमेन, और index.html जो है वो फाइल का पाथ होता है। जिस प्रकार आपको एग्जांपल के तौर पर जो पीछे मिल जाता है, .html क्या है, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो जैसे कि एक वेबसाइट है http://google.com index.html, तो ये पूरी वेबसाइट है जो आगे आगे वाले वर्ड दे रखे हैं हमने, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट है, इनके पीछे जो HTTP है वो हाइपरटेक्स्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, इसकी फुल फॉर्म है, और ये प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें www.google.com जो है ये रिसोर्स का नाम होता है, ठीक है। सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है गूगल, बिंग, याहू सर्च इंजन होते हैं। ISP की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको याद रखना है ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। मॉडेम क्या है, मॉडेम आप जानते होंगे, जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, वाईफाई कनेक्ट करते हो, वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, पिछली बार आई थी ये एग्जाम में, तो आप इसको भी रीडिंग करके जाएँ। वाईफाई क्या है, वाईफाई की फुल फॉर्म भी पीछे वाले एग्जाम में पूछा था, वायरलेस फिडिलिटी होती है, ठीक है। वायरलेस लैन, वायरलेस लैन कहते हैं इसे, WLAN के नाम से जानते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से इसकी फुल फॉर्म होती है। URL क्या चीज़ है, जो भी हमने बता दिया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में, HTTPS क्या होता है तो आपको याद रखना HTTPS का मतलब होता है, पीछे जो S लगा है इसका मतलब है सिक्योर। ये भी पूछा था पिछली बार एग्जाम में। ईमेल की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको याद रखना है ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। और CC जो आप Gmail में यूज़ करते हो, जब आप किसी को मेल भेजते हो तो आपको ऑप्शन दिखाई देता है CC और BCC। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और BCC की होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, RPSC क्या है, RPSC की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो RPSC की देखो, ना पूछे तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका इससे पाला पड़ना ही है। इसको कहते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी वैकेंसियाँ निकालती है और हमारी नौकरियों जो लगती है वो यहीं से ही लगती है। RTE राइट टू एजुकेशन होता है, RT की फुल फॉर्म, जिसमें अधिकार होता है गरीब बच्चों को 25% सीटों पर एडमिशन लेने का, जो प्राइवेट स्कूलों में आपको ये मिलता है। इसे RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। फिर DNS एंड डोमेन नेम सिस्टम, आपको भी बताया डोमेन, ये सभी डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। और वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। अब DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, जो आपको मैंने बताया था कि वो पुराने ज़माने में वो अपने कनेक्शन के द्वारा अपन को इंटरनेट मिलता था, वो DSL है, ठीक है। फिर वेबसाइट की दुनिया में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो स्पेशल याद रखना है कि जैसे कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हो, यानी एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हो, तो उसको नेविगेटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं, ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। @ से पहले वाला लोकल पार्ट, और @ के बाद में जो आता है उसे डोमेन कोड के नाम से जानते हैं। तो आप इसी की यूनिट की वीडियो देखने के लिए हमारा लिंक इस पर शो कर रखा है, तो कोशिश करें एक बार वीडियो ज़रूर देखें आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको पेमेंट करने की, यानी ये यूनिट आपको ये बताएगा कि मोबाइल पे से आप कैसे पेमेंट करें, या इंटरनेट बैंकिंग को यूज किस प्रकार करें, तो इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। तो इसका सबसे पहला यूनिट का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप कौन कौन से क्रेडेंशियल्स यूज या शामिल होते हैं उसमें। तो जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता है कि उसमें सबसे पहले ID लगती है, जो यूज़र नेम से भी जानी जाती है, और एक होता है पासवर्ड। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए कौन कौन से क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है, तो यूज़र ID, यूज़र नेम और पासवर्ड। जनधन खाता योजना की शुरुआत कब की गई, जनधन खाता शुरुआत अपने 2014 में अगस्त महीने में की गई थी। फिर इसके ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब भामाशाह सक्षम बैंक खाता की शुरुआत कब की गई, ध्यान रखना कि भामाशाह सक्षम बैंक खाता राजस्थान में, पूरे इंडिया में राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और ये स्टार्ट हुआ 2008 में।
ऑनलाइन भुगतान पद्धतियाँ और प्लेटफॉर्म कौन कौन सी हैं। तो ऑनलाइन जो अपन मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इनकी कौन कौन सी प्लेटफॉर्म पद्धतियाँ होती है। तो इसमें आप ऑनलाइन जो करते हो क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं और रुपए कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल मशीन देखी होंगी आपने, जिसमें आप स्वैपिंग के द्वारा भी स्वैप के द्वारा भी अपना एटीएम आपके पास है और आप उसे स्वैप करके भी उसमें पेमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां बनता है, रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना कि जो रुपए कार्ड होता है अपना एटीएम, रुपए कार्ड कंपनी ही जारी करती है। अब इस एटीएम जो जारी करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट है अपने इंडिया का, तो आपको याद रखना है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा, रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। STTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो हमने पिछले यूनिट में भी दी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर यूनिट में आपको मिल जाएगी समथिंग। तो इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। OTP आप सब जानते हैं, हर किसी को देना नहीं चाहिए, अपना OTP अपने पास ही रखें, इसलिए वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। POS जो है इसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के नाम से भी जानते हैं, जो अभी मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो, वो वाले हैं POS मशीन कहते हैं इसे। UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी आप भीम ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो UPI के द्वारा होता है। अब भीम ऐप क्या है, भारतीय इंटरफेस फॉर मनी होती है, ठीक है। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, ठीक है। AEPS क्या है, आधार से आप जो पेमेंट करते हो, जैसे कहीं ई-मित्र पर जाके अपन पेमेंट निकलवाते हैं जिसमें अपनी फिंगरप्रिंट लेता है, तो उसे कहते हैं आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। CVV आपने देखा होगा कि एटीएम के पीछे 3 नंबर होते हैं, उसे CVV नंबर कहते हैं, वो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होते हैं। और PMJDY इसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन नेक्स्ट जो है यूनिट की ओर आगे चलते हैं। अगर इस यूनिट की वीडियो देखनी है तो आपको इसमें आपको पूरी डिटेल दे रखी है, किस प्रकार आप यूज़ करोगे इन सभी एप्लीकेशनों को। उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को ओपन जरूर करके देखें। अब अपन नेक्स्ट यूनिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेट एप्लीकेशन। इसमें नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो स्पेशल आप इसको भी पढ़ के जाएं। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है। इंटरनेट एप्लीकेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान सरकार का ई-बाज़ार पोर्टल कौन सा है। तो इसमें राजस्थान सरकार का जो ई पोर्टल है वो ई-बाज़ार पोर्टल की जो वेबसाइट है http://rajasthan.gov.in होती है, ठीक है। तो इसे ई-बाज़ार पोर्टल के नाम से जाना जाता है। फेसबुक की स्थापना कब की गई, आप सब चलाते ही होंगे फेसबुक नॉर्मली, तो इसकी स्थापना जो की गई है 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। ट्विटर क्या है, ट्विटर 140 कैरेक्टर का एक छोटा संदेश लिखने का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस होती है। ये ट्विटर आपने यूज़ भी किया होगा, अखबारों में ही पढ़ा होगा कि ट्वीट करते हैं मोदी जी एक दूसरे को, ये है ट्विटर। इसमें टोटल 140 वर्ड से ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं लिख सकते हो आप। ओपन सोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, आप ये ओपन सोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोग्राम गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स होता है। अब ये आता क्या काम है, जब भी आप अपनी फ़ोटोज़, अपने मोबाइल नंबर, अपने डॉक्यूमेंट्स जो रखते हो क्लाउड पे, वो ये होते हैं, जिसको गूगल ड्राइव के नाम से, वन ड्राइव के नाम से या ड्रॉपबॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। राज ई वॉलेट क्या है, राज ई वॉलेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये डिजिटल प्रबंधक, दस्तावेज प्रबंधक है राज ई वॉलेट। जैसे कि आपके पास 10th की 12th की मार्कशीट हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसमें राज ई वॉलेट पे जाके इसे अपलोड कर दो, फिर ये डिजिटल वॉलेट आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा। लोकप्रिय निजी वेबसाइट कौन सी हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो naukri.com, monster.com एंड timesjob.com वेबसाइट हैं। राज ई साइन अधिनियम कब लागू किए गए अपने, राज ई साइन अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग, यानी अधिनियम जो एक्ट बना हुआ है राजस्थान सरकार का, अधिनियम 2000 के तहत इसे लागू किया गया है। ई कॉमर्स क्या है, तो आपको याद रखना, जो भी ई वर्ड मिले तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, B2C की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रखना है बिजनेस टू कंज्यूमर। और B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, B2C कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। और M जो है, M
कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। फिर जो मॉक इम्पोर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम में आई थी फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है मॉक की फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। और RSMSSB इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको बताया था कि RPSC जो डिपार्टमेंट है वो केवल वैकेंसी निकालता है, और लेकिन जब वैकेंसी में जो पास होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको RSMSSB ही सिलेक्टेड करता है। ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसे राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी यूनिट की वीडियो देखने के लिए आप इसके लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको वीडियो ओपन हो जाएगी। इससे आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा पढ़ने में, साथ के साथ में आप बोरिंग भी नहीं होंगे। तो अब हम आपको 6 यूनिट की वीडियो शो कर रहे हैं इसी में। इसके बाद में आपको सेकंड पार्ट जो RSCAT का जो सेकंड पार्ट मिलेगा उसमें आपको बाकी की 6 यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। थैंक यू।